हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सिटी यूनियन बैंक के बारे में। तो कुछ टाइम पहले हमने वीडियो बनाया था, यहाँ पे सिटी यूनियन बैंक का अप्रॉक्सिमेट 2 महीने पहले। तो उस टाइम से अभी तक ये 147 उस टाइम चल रहा था और अभी तक देखें अगर हम प्राइस कैलकुलेट करें 147 फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से तो सॉरी तो उस टाइम से अभी तक 10.7% डाउनफॉल आ चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं कि ये डाउनफॉल क्यों है? क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए या सेल सेल करना चाहिए? तो अब इसको हम डिटेल में समझेंगे कि क्या है और क्या क्या-क्या फैक्टर्स जो कम इससे शेयर के प्राइस अभी ऊपर जा नहीं रहे हैं, उल्टा नीचे ही आ रहे हैं। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे एक-एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा कि यहाँ पे देख लेते हैं कि सिटी यूनियन बैंक के बारे में हमने देखा था कि काफ़ी रिस्की है, हाइली रिस्किंग बैंकिंग स्टॉक। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की कैटेगरी में है और रिस्की कैटेगरी में होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है, इसका देखेंगे मार्केट कैप। ऑल्दो ये बैंकिंग स्टॉक है, लेकिन इसमें देखेंगे 10,000 करोड़ भी मार्केट कैप नहीं है। आई गेस जब जब हमने वीडियो बनाया था उस टाइम 10,000 करोड़ टच किया होगा। बट ओवरऑल देखें तो अगर हम इसके पीयर्स में देखें तो पीयर्स में देखेंगे तो यहाँ पे जो एचडीएफसी सबसे बड़ी बैंक है, उसका है 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप। तो उससे आई गेस 100 टाइम्स छोटी कंपनी है ये, अगर ये बैंक की बात करें तो। तो ठीक है, अब एक और हम वीडियो पे आते हैं। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है जो कार देखने को मिल रहा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, एनपीए है, कासा रेशियो है। अगर कासा रेशियो की बात करें सिर्फ 32% यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि अगर हेल्दी बैंक की बात करें तो वो हमारा फॉर मोर देन 40% रहता है। तो बट अगेन हमने ये स्टॉक सेलेक्ट किया था कि रिस्की है, तो ऑब्वियसली रिस्की है तो रिटर्न से हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। यही एक रीज़न था कि वीडियो बनाने का इसके ऊपर। तो अब हम देखते हैं कि ये डाउन हो गया है। तो सबसे पहली बात कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सोच रहे हैं तो ये हमारा जो माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि अगर आप कोई हाईली रिस्की स्टॉक है, वो 50, 60, 70, 80% तक क्रैश कर जाता है। तो ये माइंड मेकअप करने के ल चलना चाहिए कि चलो ठीक है, इस पैनिक नहीं करना है। बट अगेन अब देखते हैं कि डाउन हो गया, ऑल्दो 10-11% ही डाउन है, बट इसको हम समझेंगे कि डाउन क्यों है। उसके अलावा यहाँ पे देखें तो एक चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे सिटी यूनियन बैंक के केस में, जो ये मैक्सिमम लेंडिंग ये यहाँ पे हमें दिख रहा होगा कि एमएसएमई, इसको थोड़ा-सा और बड़ा कर देते हैं अगर होता है तो। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एमएसएमई लेंडिंग है वो 39% है। इसका मतलब क्या है कि जितने लोन्स होते हैं, जितने लोन्स प्रोवाइड करती है, इसमें से ऑलमोस्ट 40% जो टोटल लोन्स का वो एमएसएमई सेक्टर को देती है। तो वैसे तो एमएसएमई सेक्टर में कोलैटरल होता है कि हाँ, कोलैटरल के थ्रू लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। बट जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कि जो मैक्सिमम जो है इनका मेजर पोर्शन है, ये एमएसएमई सेक्टर को जाता है। अगर हम बाकी बैंक्स की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल आईडीएफसी की बात करें या फिर हम अ, येस बैंक की बात करें, जो येस बैंक तो अब फ़ोकस कर रही है। अगर आईडीएफसी की बात करें तो ये मैक्सिमम कोशिश करती है कि ये जो रिटेल बैंकिंग को हम आप जैसे लोगों को लोन दे, ठीक है? मतलब बिज़नेस लोन कम दे, ये मतलब करती है। ऑल्दो एमएसएमई के हम एमएसएमई सेक्टर में ये लोग भी लोन लोन देती है, बट अगर कॉर्पोरेट लोन्स की बात करें तो ये जो आईडीएफसी कम फ़ोकस करती है। बट एनीवेज़ तो मतलब ये हमने देख लिया कि 39% ऑफ टोटल लोन्स एमएसएमई सेक्टर को जाता है। अब हम आते हैं इसके वेबसाइट पे, स्क्रीनर पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि प्राइस अगर बात करें, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें नोटिस करने वाली है क्वार्टरली रिज़ल्ट। तो रिसेंटली इसका क्वार्टरली रिज़ल्ट आया था। अगर मुझे मिल गया, ओके यहाँ शायद आ जाएगा। तो अगर देखें क्वार्टरली रिज़ल्ट सितंबर क्वार्टर में 281 से 253 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अप्रॉक्सिमेट देखेंगे तो 28% 20 आई मीन 10% डाउन देखने को मिला, अगर मैं लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो। अगर वही लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो दिसंबर क्वार्टर से 2022 के दिसंबर क्वार्टर से, तो अप्रॉक्सिमेट 40 लगभग 17-18% अप देखने को मिल रहा है। तो मतलब ये है कि आई होप दिख रही होगी। तो मतलब ये है, सॉरी, मतलब ये है कि 218 से 253 हो गया, अप्रॉक्सिमेट 17-18%। लेकिन अगर लास्ट क्वार्टर से देखें 281 से 253 होगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है इसका डाउन होने का। और हम और देखें, अगर हम बाकी चीज़ें देखें तो ऑब्वियसली वो हमारा ईपीएस में रिफ्लेक्ट होगा, तो 3.79 था जो कि 3.42 हो गया। अब अगर एनपीए पे आते हैं, तो ग्रॉस एनपीए की बात करें तो यहाँ पे 4.66 था जो कि अब 4.47 आ चुका है।
जो कि एक अच्छी बात है। अगेन नेट एनपीए की बात करें तो 2.34 से ये 2.19 आ चुका है। तो अगर हम देखें तो एनपीए में हमारा इम्प्रूवमेंट है, ऑल्दो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी उतना अच्छा नहीं है प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो। ठीक है, अगर हम रेवेन्यू की बात करें, ओके, तो ये हमारा तो ईयरली डेटा आ गया, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट अभी के लिए नहीं है। वैसे तो हमारा अगर डिटेल एनालिसिस करते हैं तो उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, बट क्योंकि हमने ऑलरेडी किया हुआ है तो ईयरली को हमें, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं कि अभी डाउन लास्ट मंथ से क्यों हुआ, तो उसके लिए अभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? ये हम आ गए। शेयर होल्डिंग पैटर्न एज़ इट इज़ रहेगा क्योंकि ज़्यादा चेंजेस है नहीं। तो हम आते हैं कि फाइनेंशियल्स पे। तो ये देखते हैं, हम आ जाते हैं क्वार्टर्स पे। क्वार्टर्स फटाफट से इसको फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। इसको ज़ूम कर लेते हैं। वैसे हम ओवरव्यू देख लेंगे क्योंकि ये हमने ऑलरेडी हमने देख लिया वहाँ पे। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ भी कि कुछ और इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलता है। तो ये थोड़ा-सा नीचे आ जाते हैं। तो ये हम आ गए फाइनेंशियल्स पे। तो ठीक है, ओके। तो ये रहा हमारा जो टोटल इनकम हमारा हो गया 151, जो कि पिछले क्वार्टर में 148 था, और उससे लास्ट ईयर में देखेंगे तो 142 था। तो जंप ठीक है। अगर हम देखें लास्ट क्वार्टर से तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही देखें, 3 करोड़ का, 3 करोड़ या क्या है, ये लाख है, 148। मतलब हो गया कि अप्रॉक्सिमेट 2.5 250 लाख का हमें देखने को मिल रहा है टोटल इनकम। अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो यही हमें 253 वहाँ दिख रहा था और 281 यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हमारा एक्चुअल हमें स्क्रीनर पे दिख रहा था। ठीक है, तो और हम देख लेते हैं और कुछ हमें यहाँ पे दिखता है तो पेड अप इक्विटी कैपिटल हो गया, ओके। ये हमारा नेट एनपीए देखने को मिल रहा है, तो ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, ओके। तो हमने ऑलमोस्ट वहाँ पे कवर कर लिया। कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन, कोई एक्सेप्शनल आइटम एज सच यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल नहीं रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम 0 ही देखने को मिल रहा है, तो ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल था। अब हम देखेंगे कि क्या सिर्फ़ इसी में इम्पैक्ट आया या फिर इसके बाकी पीयर्स में भी है? तो इसके लिए हम आते हैं पीयर्स पे। तो अब एक और चीज़ है कि एक और चीज़ यहाँ पे एक बार चार्ट पे आते हैं, इसके पी रेशियो देखते हैं। तो अगर पी रेशियो देखें तो पी रेशियो हमारा डाउन ही देखने को मिल रहा है। तो इन सिंपल वर्ड में देखें, पी रेशियो वो होता है कि मतलब कितना फॉर एग्ज़ाम्पल 10 का पी रेशियो है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10:1 हो गया, तो मतलब ₹1 कमाने के लिए कंपनी को ₹10 खर्च करना पड़ता है। तो कहने का मतलब कि पी जितना कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा। लेकिन क्लॉज़ ये है कि सिर्फ़ यही एक अकेला पैरामीटर नहीं है कि सिर्फ़ पी कम रहेगा तो मतलब बहुत अच्छी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हम वन वन ऑफ द पैरामीटर्स है, इससे हम स्टॉक के मतलब वैल्यूएशन को हम अंदाज़ा लगाते हैं कि जितना कम खर्च करेगी, जितना ज़्यादा कमाने के लिए, तो वो उतना अच्छा होता है। बट अगेन याद रखने वाली बात है कि ये एक अकेला पैरामीटर नहीं है। अब हम आते हैं बैंक्स पे। ये हम पीयर कंपैरिज़न पे आ गए, तो अब हम एक बार ओपन करते हैं प्राइवेट बैंक्स, इसको हम बंद कर लेते हैं प्राइवेट बैंक्स। तो अब एक और देखने वाली चीज़ है कि जो अभी जो इश्यू है ये एंटायर बैंकिंग सेक्टर में ही है। और बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो उसमें भी ये सिर्फ़ प्राइवेट बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर में ही देखने को मिलता है। क्योंकि अगर इसके सिंपल सा बात है, अगर हम एचडीएफसी ओपन कर ले, एचडीएफसी का तो हमने काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है, तो ऑलमोस्ट अगर देखें तो एक ही फेज़ में पूरे टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, ऑल्दो इसके फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर आईसीआईसी की बात करें तो आईसीआईसी में तो हमें जंप देखने को मिल रहा है, सॉरी। अब बाकी अगर कोटक महिंद्रा की बात करें तो हमारा ऑलमोस्ट फ्लैट ही देखने को मिलता है, हमें कंसोलिडेट करने को देखने को मिलता है। तीसरे लिए बड़ी बैंक की बात है। अब हम एक्चुअल कंपैरिज़न तब होगा जब हम सेम मार्केट कैप के रेंज में, सेम रेवेन्यू के रेंज में, हम सेम मार्केट कैप के रेंज में कंपेयर करेंगे। तो इसीलिए हमने क्या किया कि ये प्राइवेट सेक्टर बैंक ओपन कर लिया, यहाँ पे कैप लगा दिया मार्केट कैप का। ओके, ठीक है, ऑलरेडी लगा हुआ है। अब हम आ गए यहाँ पे सिटी यूनियन बैंक। तो हम स्टार्ट करते हैं इसी के आसपास से। तो चलिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक से। इसकी जल्दी-जल्दी हम फटाफट से फाइनेंशियल्स देखते हैं और फिर देखते हैं क्या है इम्पैक्ट। तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे सितंबर क्वार्टर या दिसंबर का 202 ऑलमोस्ट फ्लैट हम कह सकते हैं। अगर एनपीए की बात करें तो इसका एनपीए बढ़ा है, ग्रॉस एनपीए बढ़ा है कंपैरेटिवली, इसका नेट एनपीए बढ़ा है। अगर प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो बहुत कंपैरेटिवली इसका नंबर तो मुझे उतना पर्सनली अच्छा नहीं लगा। आपका भी डिफरेंट हो सकता है। अगर हम स्टॉक के प्राइस की बात करें तो यहाँ भी 114 था, जो कि हमारा अब 101, आई मीन लगभग हमारा 12-13% डाउन है। चलिए हम दूसरा स्टॉक उठाते हैं। अब ये हो गया इक्विटा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पे आए थे हम क्वार्टर्स पे,
और यहाँ पे क्वार्टर्स में देखेंगे 328 से 300 हो गया। तो इसमें भी हमारा डाउन देखने को मिल रहा है। अगर हम ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, चलो तो ग्रॉस एनपीए हमारा कम देखने को मिल रहा है, नेट एनपीए हमारा बढ़ते हुए। अगेन नेट एनपीए तो बहुत अच्छा नंबर कह सकते हैं। तो अब एग्ज़ैक्टली कंपेयर करना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा कि ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि ये 0.09 बहुत ही अच्छा एनपीए माना जाता है। तो ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमारा नेट जो प्रॉफ़िट है अभी ड्रॉप हो रहा है, अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर से। अब हम सिटी यूनियन बैंक देख लिया, कर्नाटका बैंक देख लेते हैं, और एक हम एग्ज़ाम्पल उत्कर्ष देख लेते हैं। तो ये बैंक्स का देख लेते हैं, तो आ गए हम क्वार्टर्स पे, तो 330 से 331 हो गया, ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। अगर एनपीए की बात करें तो वो हमारा इंक्रीज़ ही होते हुए देखने को मिल रहा है। एक और हम उत्कर्ष फाइनेंस बैंक, ये काफ़ी लाइमलाइट में रहता है ये बैंक, तो इसमें इसका भी हम क्वार्टर देख लेते हैं। तो इसका हम 114 से 116 और 2.8 से 3 पॉइंट, आई मीन ये हमारा जो है नेट प्रॉफ़िट ऑलमोस्ट फ्लैट है। एनपीए थोड़ा-सा बढ़ने को देखने को मिल रहा है, नेट एनपीए भी थोड़ा-सा अप देखने को मिल रहा है। अगर ये नेट एनपीए काफ़ी हेल्दी माना जाता है, बट जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कि हमारा जो रिज़ल्ट ऑलमोस्ट फ्लैट है। और ये हमारा सेम रेंज में, जिनका मार्केट कैप सेम रेंज में देखने को मिल रहा है, उसका कंपैरिज़न है। तो कहने का मतलब कि सिर्फ़ वो अगर समराइज़ करें तो सिर्फ़ इसी बैंक में नहीं है इश्यू, मतलब जो भी इस रेंज में काम करते हैं, पूरा बैंकिंग सेक्टर में ही सिमिलर देखने को मिल रहा है। और जो स्लो डाउन है, तो इस हिसाब से हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है। अगर हम ओके, तो अगर हम इसके जो बड़े प्लेयर्स की बात करें, इसका पीयर हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है? तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल एचडीएफसी ओपन कर लें, कोटक ओपन कर लें, ये दोनों फॉर एग्ज़ाम्पल ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम चार्ट पे जाएँगे, पी रेशियो पे जाएँगे, तो इसका पी ऑल टाइम लो है, 16 का पी है। अगर हम वही कोटक में जाएँगे, सिमिलर जाएँगे पीयर में, सॉरी चार्ट में जाएँगे, इसका पी देखेंगे, इसका भी पी देखने को 20 देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा स्टॉक स्पेसिफिक इश्यू नहीं कि स्टॉक में गड़बड़ है या कुछ है। ये है कि हमारा अभी जो स्लो डाउन तो नहीं कहेंगे, जो बैंकिंग ये स्टॉक्स जो प्राइवेट बैंक स्पेशली वो चल नहीं रहे। तो एक्चुअली सबका साइकिल होता है, क्योंकि साइकिल में ऑटो चलता है, किसी में टेक चलता है, किसी में रियल एस्टेट चलता है। तो अभी पब्लिक बैंक की बात करें तो उसका साइकिल तो बहुत अच्छा चल रहा है अभी। अगर प्राइवेट की बात करें तो उतने रन अप दे नहीं रहे हैं। जो कि अगर फाइनेंशियल्स अच्छे हैं तो रन अप भी आएगा, बस हमें थोड़ा टाइम लगेगा, हमें वेट करना पड़ेगा। तो एक बार हम क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं, पीएनएल देख लेते हैं, तो देखेंगे पीएनएल तो हमारा ओवर टाइम हमारा इंक्रीज़ ही होते हुए देखने को मिल रहा है। तो साइन काफ़ी अच्छा है कि ग्रो आने वाले टाइम में ग्रोथ कर सकता है। अब एक और क्वेश्चन है कि जब हमारे पास ये बैंक है, सिटी यूनियन बैंक है, हमारे पास एचडीएफसी बैंक भी अच्छा वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो कोटक भी अच्छा बैंक बैंक वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो हम क्यों, अगर हम पी रेशियो की बात करें तो हम वो क्यों ना लें? तो अब ले सकते हैं, ऐसा कोई चैलेंज नहीं है। अगर आपके पास बस यही है कि आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हो कि हाँ, मतलब जैसे अगर सिटी यूनियन बैंक की बात करें तो ये कंपनी छोटी है, अगर मार्केट ग्रोथ ओरिएंटेड है, जैसे फाइनेंशियल्स में एमएसएमई को लोन जितना ज़्यादा मिलेगा, अगर तो उतना ज़्यादा इस कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। तो ये सब पॉइंट्स है, तो इसको हम क्या करते हैं कि जो छोटी कंपनी है, तो उसमें ग्रोथ रिस्क ज़्यादा रहेगा, मार्केट कैप छोटी है तो रिस्क ज़्यादा रहेगा, तो ग्रोथ भी उतना ही हाई रहेगा। अगर यही हम एचडीएफसी की बात करें, बड़े बैंक की बात करें, कोटक की बात करें, आईसीआईसी की बात करें, तो ऑलरेडी इतनी बड़ी बन चुकी है। तो इनको मार्केट कैप्चर करने के लिए और मतलब कुछ बचा नहीं है। तो जो जो भी छोटे-मोटे बैंक्स होंगे, वो उनका स्कोप बढ़ जाता है कंपैरेटिवली। तो ये एक रीज़न है। दूसरी रीज़न है कि अगर आपको पैसा सेफ रखना है तो बड़े बैंक्स बैंक्स को रख सकते हैं कि इसमें हमारा आपकी बहुत ज़्यादा क्रैश नहीं हो सकता है। लेकिन अगर सिटी यूनियन की बात बात करें तो अच्छा खासा क्रैश हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जितना ग्रोथ ज़्यादा होगा उतना ही रिस्क भी ज़्यादा रहेगा। जितना रिस्क ज़्यादा उतना रिवॉर्ड भी, ये हमारा सिंपल मैथ है इसमें। तो कुल मिला के बात ये है कि एक आध क्वार्टर नंबर खराब होने से नंबर मतलब कंपनी खराब नहीं हो जाती है, और दूसरी बात कि ये जो इसके सिर्फ अकेले इसी बैंक का बुरा हाल नहीं है, सिमिलर बैंक जो इसके पीयर्स हैं उनका भी सेम ही सिचुएशन है। अगर पी की बात करें, अभी वैल्यूएशन बहुत अच्छा है, बट हाँ, एट द एंड आपका कॉल है, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ये बाय करो, सेल करो, होल्ड करो। एट द एंड आपका डिसीजन होना चाहिए। मेरा काम था कि अपना एनालिसिस प्रेज़ेंट करना, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है। सो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।